तो ये आपको अध्याय मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आपको तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 12 होगा। पार्ट 12 के अंतर्गत हम यहाँ पर अध्याय 17 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचार एवं अन्य नवीन शक्तियों को उदय देखिए 1920 के दशक में। तो यहाँ पर आपको जो कारक उसको देखने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कि स्वराजी एवं परिवर्तन विरोधी। देखिए स्वराजी एवं परिवर्तन विरोधी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को देखिए मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा। संगठन टूटने लगा था। जुझारू राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। इन परिस्थितियों में कांग्रेसियों के मध्य यह बहस छिड़ गई कि संक्रमण के इस काल में कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। बहुत से लोगों ने गांधी जी की रणनीति एवं नेतृत्व पर प्रश्न लगाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे लोग इस गतिरोध से उबरने का विकल्प ढूंढने लगे। कांग्रेस का एक खेमा जिसका नेतृत्व सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एवं अजमल खान कर रहे थे, चाहता था कि राष्ट्रवादी आंदोलन विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार बंद कर दे। इनका विचार था कि वे असहयोग को व्यवस्थापिका सभाओं तक ले जाकर सरकारी प्रस्तावों का विरोध करेंगे तथा सरकारी मशीनरी कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। इनका तर्क था कि यह युक्ति असहयोग आंदोलन परित्याग नहीं अपितु उसे प्रभावी बनाने की रणनीति है। यह संघर्ष एक नया मोर्चा सिद्ध होगा। दूसरे शब्दों में उनका उद्देश्य विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ना या समाप्त करना था। उदाहरणार्थ यदि सरकार राष्ट्रवादियों की मांगों की उपेक्षा करती है तो वे व्यवस्थापिका के कार्य संचालन को अवरुद्ध कर देंगे तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने हेतु उसे विवश कर देंगे। फिर आपको आगे देखिए ये लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उन्हें स्वराजी परिवर्तन समर्थक के नाम से जाना गया। जबकि वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे तथा स्वराजी प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया। इस विचारधारा के समर्थकों में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी तथा M.A. अंसारी प्रमुख थे। परिवर्तन विरोधियों ने आपको विधान परिषद में प्रवेशों के प्रस्ताव का विरोध किया। इनका तर्क था कि संसदीय कार्यों में संलग्न होने से रचनात्मक कार्यों को उपेक्षा होगी। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। इस अधिवेशन में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इस कार्यक्रम से संबंध एक प्रस्ताव रखा था। तर्क दिया कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तित होगा या वे समाप्त हो जाएंगे। किंतु कांग्रेस के दूसरे खेमे जो परिवर्तन विरोधी था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, इसका तीव्र विरोध किया था तथा प्रस्ताव नामंजूर हो गया। तत्पश्चात सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो गया अधिवेशन में क्रमशः अध्यक्ष या महामंत्री थे अपने अपने पदों से त्यागपत्र दे देता। कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी गठन की घोषणा कर दी। सी आर दास उसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू सचिव चुने गए। देखिए स्वराज्यों का तर्क यहाँ देखिए क्या स्वराज्यों का तर्क था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी अपितु इससे आंदोलन और प्रभावी बनेगा तथा इससे संघर्ष के नए द्वार खुलेंगे। कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद विधान परिषद तो अस्तित्व में बनी ही रहेगी और चुनाव बनी ही रहेगी और चुनाव में संभवतः बड़े पैमाने पर लोग भाग लेंगे। इससे जनता पर कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाएगा तथा महत्वपूर्ण पदों पर गए कांग्रेसी व्यक्ति आसीन हो जाएंगे जो कांग्रेस को कमजोर बनाने का प्रयास करेंगे। ये सरकार यानी क्या आपको देखिए ये सरकार के अवैध कानूनों को वैध बनाने के प्रयास का समर्थन करेंगे। विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य जो इस राजनीतिक संघर्ष हेतु विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य इसे राजनीतिक संघर्ष हेतु मंच के रूप में इस्तेमाल करना है। उनका ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वे उपनिवेशी शासन के कर्मी के हस्तांतरण हेतु विधान परिषदों को हथियार के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं। परिवर्तन विरोधियों का तर्क देखिए आप क्या ये परिवर्तन विरोधियों का तर्क था कि संसदीय कार्यों में सहभागिता से रचनात्मक कार्य उपेक्षित होंगे, संघर्षरत व्यक्तियों का मनोबल गिरेगा तो राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। अब आगे हम देखिए क्या कि विधायकों के रूप में विधान परिषदों में प्रवेश करने वाले लोग कालांतर में प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे तथा धीरे धीरे उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे। विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सामान्य अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं। किंतु विचारों में तीव्र मतभेद होने के बावजूद भी दोनों पक्ष 1907 के विभाजन की तरह किसी अशुभ घटना से बचना चाहते थे तथा उन्होंने गांधी जी से संपर्क भी बनाए रखा जो कि उस समय जेल में थे।
उन्होंने यह भी महसूस किया कि सरकार को सुधारों के लिए विवश करने तो अब आवश्यकता आवश्यक है तथा दोनों ही पक्षों का मानना था गांधी जी के नेतृत्व में ही आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। इन्हीं कारणों से सितंबर 1927 में दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया। इसके तहत आपको स्वराज्यों कांग्रेस के एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। स्वराज्यों ने भी स्वराज्यों ने भी केवल एक शर्त को छोड़कर स्वराज्यों ने भी केवल एक शर्त को छोड़कर कि वे विधान परिषदों में भाग नहीं लेंगे, कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया। नवंबर 1927 में नवगठित केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा तथा विधान परिषदों के चुनाव आयोजित किए गए। स्वराज्यों के चुनाव घोषणा पर अक्टूबर 1927 में घोषित अपने चुनाव घोषणा पत्र स्वराज्यों ने समाजवाद के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। इस घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण बात इस प्रकार थी। पहला, भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का मुख्य लक्ष्य इंग्लैंड के स्वार्थ हितों की पूर्ति करना। दूसरा, समाजवादी शासन तथा कथित सुधारवादी कानून विदेशी हुकूमत के शोषण को बल प्रदान करते हैं। अंग्रेजों की वास्तविक मंशा भारत के असीमित संसाधनों का अन्यायपूर्ण दोहन तथा भारतीय जनता को गुलाम बनाकर रखना है। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या रखना है। फिर आगे यहाँ पर आपको है क्या कि भारत पर अंग्रेजी समाजवादी शासन के तथाकथित सुधारवादी कानून विदेशी हुकूमत के शोषण को बल प्रदान करते हैं। अंग्रेजों की वास्तविक मंशा भारत के असीमित संसाधनों का अन्यायपूर्ण दोहन तथा भारतीय जनता को गुलाम बनाकर रखना है। स्वराज्य स्वशासन के राष्ट्रवादियों की मांग को परिषद में उठाएंगे। यदि सरकार उनकी मांगे नामंजूर कर दे तो वे संयुक्त प्रयासों द्वारा परिषदों की कार्य संचालन की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देंगे। इस प्रकार वे विधान परिषदों को सरकार की दुर्भावना को उजागर करने हेतु एक उपयुक्त मंच के रूप में प्रयुक्त करेंगे तथा उसका उपयोग भारतीयों के हित में करेंगे। देखिए गांधी जी का रुख यहाँ देखिए प्रारंभ में गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने तथा उसकी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे, किंतु फरवरी 1924 में स्वास्थ्य की खराबी के आधार पर जेल से रिहाई के पश्चात धीरे धीरे स्वराज्यों के साथ एकता स्थापित करने शुरू कर दी। इसके 3 मूल कारण थे। पहला, उन्होंने महसूस किया कि विधान परिषदों में हिस्सेदारी प्रारंभ हुए आने के पश्चात इसके पीछे हटना, इसका विरोध करना गलत होगा, क्योंकि इससे सरकार तथा जनता दोनों के गलत संदेश जाएंगे। इसे उपनिवेशी शासकों का हौसला बढ़ेगा, नौकरशाही निकुश हो जाएगी तथा राजनीतिक हलकों में निराशा की भावना जन्म लेगी। दूसरा, देखिए नवंबर 1927 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वासित सीटों में से उन्हें 42 में सफलता प्राप्त हुई। देखिए मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे था। उत्तर प्रदेश में मुंबई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थकों उदारवादी एवं कुछ व्यक्तिगत विधायकों जैसे मदन मोहन मालवीय इत्यादि के साथ मिलकर साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। विधान परिषद में स्वराज ने जिस साहस एवं जुझारूपन का परिचय दिया, उससे गांधी जी का विश्वास पक्का हो गया कि स्वराज्यों की रणनीति भले ही गलत हो, वे समाजवादी प्रशासन अंग नहीं बन सकते। तीसरा, कुछ समय पश्चात आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर सरकार ने नागरिक अधिकार तथा स्वराज्यों का दमन प्रारंभ कर दिया। अक्टूबर 1924 में अनेक स्वराजी एवं कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा उन्हें प्रताड़ित किया गया। फिर इनमें सुभाष चंद्र बोस, अनिल बर्न राय तथा एस सी मित्र इत्यादि प्रमुख थे। सरकार की दमनकारी नीतियों से गांधी जी असंतुष्ट हो गए तथा उन्होंने स्वराज्यों के साथ एकता दर्शाने तथा उनका समर्थन करने का निश्चय किया। विधानमंडल में स्वराज्यों की गतिविधियां देखिए 1924 के अंत तक स्वराज्यों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। सांप्रदायिक सांप्रदायिकता तथा उत्तरदायित्व या प्रतिरोध के मुद्दे पर स्वराज्यों के खेमे में विभाजन इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। सूरज 1925 को सी आर दास की मृत्यु से उन्हें और आघात लगा। स्वराज्यों के खेमे में उत्तरदायित्व की अवधारणा के समर्थक कुछ नेताओं जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय तथा एनसी केलकर ने सरकार के साथ समर्थन तथा हिंदू हितों की रक्षा के लिए सत्ता में यथासंभव भागीदारी की वकालत की। उन्होंने मोतीलाल नेहरू जैसे अप्रतिक्रियावादियों पर आरोप लगाया कि वे मानवता तथा हिंदू हितों के विरोधी है। इसके पश्चात लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी छोड़ दी। इसके अतिरिक्त भी स्वराज पार्टी को कमजोर करने वाली अनेक गतिविधियां चलती रही। तदुपरांत पार्टी को और अधिक टूट से बचाने संसदीय भ्रष्टाचार रोकने तथा कार्यकर्ताओं को और
और अधिक निराशा से बचाने के पार्टी के मुख्य नेतृत्व ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति पुनः अपनी आस्था व्यक्त की। मार्च 1926 से विधानमंडल में भाग न लेने का फैसला किया। दूसरी ओर स्वराज पार्टी दूसरे खेमे ने नवंबर 1926 के चुनाव का समर्थन किया, उसमें भाग लेने का फैसला किया, किंतु दुर्बलता के कारण इन चुनाव में पार्टी कोई महत्वपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाई और अंत 1930 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 के छिड़ने के कारण स्वराज्यों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। स्वराज्यों को प्रतियां देखिए, गठबंधन के सहयोग के साथ मिलकर स्वराज्यों ने कई बार सरकार के विरुद्ध मतदान किया। यहाँ तक उन्होंने बजट संबंधी मांगों पर भी सरकार के विरुद्ध मतदान किया था, स्थगन प्रस्ताव पारित किया। स्वशासन नारी स्वतंत्रता औद्योगिकरण के समर्थन में उन्होंने सशक्त भाषण दिए। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पाया स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। देखिए इस विधेयक में प्रावधान था कि सरकार अवांछित और विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकती है। देखिए इसका प्रमुख कारण तत्कालीन समय में समाजवाद एवं साम्यवाद का तेजी से प्रचार था। भारत में ब्रिटिश सरकार इस दिशा में पहले ही सतर्क था। सरकार का विश्वास था कि मिल्टन द्वारा भेजे गए विदेशी भारत में ब्रिटिश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वराज्यों गतिविधियों ने ऐसे समय में राजनीतिक निर्वात को भर दिया, जबकि राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य खोता जा रहा था। उसके सम्मुख राजनीतिक अशून्यता उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने मांटेग्यू चर्च सुधार का खोखलापन उजागर कर दिया। उन्होंने विधानमंडलों में सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया था। उपयुक्त मंच के रूप में इसका प्रयोग किया। देखिए यहाँ पर क्या इसका प्रयोग स्वराज्यों की कमजोरियाँ देखिए। स्वराज्य विधानमंडलों के भीतर अपने जुझारू संघर्ष तथा विधानमंडलों के बाहर राजनीतिक संघर्ष के मध्य समन्वय नहीं स्थापित कर पाए। वास्तव में ये लोग हमारे अखबारों में छपी खबरों पर विश्वास करने लगे थे। देखिए व्यवधानवादी राजनीति की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वे अपने सहयोगी घटकों का भी हमेशा और हर अवसर पर साथ नहीं। वे अपने सहयोगी घटकों का भी हमेशा और हर अवसर पर साथ नहीं प्राप्त कर सके। टकराववादी विचारधारा का उनका प्रभाव व्यापक नहीं हो सका। वे विधानमंडलों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों का पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे। बंगाल में बहुसंख्यक स्वराज्यों ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया। इससे काश्तकार नाराज हो गए। इनमें बहुसंख्यक मुसलमान थे। वे पार्टी में घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में असफल रहे। परिवर्तन विरोधियों के रचनात्मक कार्य जिस समय स्वराज्य विधानमंडलों समाजवादी शासन का प्रतिरोध करने में व्यस्त थे, उसी समय परिवर्तन विरोधियों ने भी देश में अनेक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य किए जो इस प्रकार थे। भारत के देश भर में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना की। यहाँ युवा पुरुष एवं महिलाओं आदिवासी तथा पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ में कताई बुनाई का प्रशिक्षण लिया। चरखा और खादी को रुपये बनाने का कार्य किया। गुजरात के खेड़ा एवं बारदई क्षेत्र में इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ। अनेक कार्य हुआ। देखिए दूसरा अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जहाँ विद्यार्थियों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध शिक्षा दी जाती थी। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, शराब एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था। बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने जैसे कार्यक्रम भी बनाए गए। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में रचनात्मक कार्यकर्ताओं आधार स्तंभ की भूमिका निभाई। रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम से केवल शहरी निम्न मध्यम वर्ग एवं समृद्ध किसान भी ही लाभान्वित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति आकर्षण आंदोलन के समय तक ही रहा। लोग डिग्री तथा नौकरियों के प्रलोभन से पूरा सरकारी स्तरों की ओर आकर्षित होने लगे। खादी की लोकप्रियता भी एक मुश्किल कार्य था, क्योंकि आयातित कपड़े की तुलना महंगा पड़ता था। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष में भूमिहीनता, कृषक तथा मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किए गए, जबकि किसी वर्ग के लोग मुख्यतः इस अमानवीय क्रूरता के शिकार थे। देखिए यद्यपि स्वराज्य में परिवर्तन विरोधियों की विचारधारा तथा कार्यशैली भिन्न थी, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से यथासंभव सहयोग बनाए रखा। तथा नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत के लिए जहाँ कहीं भी अवसर मिला एक दूसरे को सहयोग दिया। देखिए यहाँ पर नई शक्तियाँ
नई शक्तियाँ समाजवादी विचार देखिए, नई शक्तियाँ समाजवादी विचार, युवा शक्ति, व्यापार संघ का उदय देखिए, 20वीं शताब्दी दूसरे दशक के अंतिम एवं तीसरे दशक के प्रारंभिक वर्ष आधुनिक भारत के इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण थे। इस दौरान जहाँ एक और राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न राजनीतिक धाराओं का आकर्षीकरण भी हुआ। ये विभिन्न देखिए यहाँ पर क्या, ये विभिन्न राजनीतिक धाराएं अपने अभ्युदय की प्रक्रिया में जहाँ एक और सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी सत्याग्रह की अवधारणा से भी प्रेरित था, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य कारणों ने भी इनके अभ्युदय में सकारात्मक भूमिका निभाई। इस काल के ध्यान रखिए क्या, इस काल के भारतीय चिंतकों पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं परिस्थितियों का जो प्रभाव दर्ज किया गया वह पहले इतना कभी नहीं देखा गया। दूसरे शब्दों में भारतीय चिंतकों के मस्तिष्क पर धारदार और सुस्पष्ट सामाजिक आर्थिक अंतर्वस्तु का प्रवेश हुआ। 1920 के दशक में जिन नई शक्तियों का अभ्युदय हुआ वे इस प्रकार थे। देखिए समाजवादी और मार्क्सवादी विचार का प्रसार देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न समाजवादी एवं सामाजिक संगठनों के उदय ने भारत में कांग्रेस के एक खेमे पर भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराया था, उन्हें गहराई तक अभिप्रेरित कर दिया। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस से कि इसके सर्वप्रमुख प्रेरणा प्रतीक थे। इन दोनों प्रमुख कांग्रेसियों पर समाजवादी विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा। ये युवा राष्ट्रवादी गांधीवादी विचारों तथा अनेक राजनीतिक कार्यक्रम से असंतुष्ट थे तथा भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक रुग्णता को दूर करने की वकालत कर रहे थे। 1970 की रूसी क्रांति इन युवा राष्ट्रवादियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, फलतः ये समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ये युवा राष्ट्रवादी स्वराजवादी एवं परिवर्तन विरोधी दोनों के आलोचक थे। पूर्ण स्वतंत्रता के नारे के साथ समाजवाद विरोधी स्वर की मुखर अभिव्यक्ति के पक्षधर थे। चेतना एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक धाराओं के उदय से प्रभावित थे। राष्ट्रवादी और समाजवादी विरोधी विचारधारा के साथ राष्ट्रवाद और समाजवाद विरोधी विचारधारा के सामाजिक न्याय से समन्वय की आवश्यकता पर जोर, पूंजीवादी और जमींदारी प्रथा की आलोचना और समाजवादी विचारधारा अपनाने की शिक्षा पर बल देते थे। 1920 में आपको अंबानी मुखर्जी तथा ताशकंद में रहने वाले कुछ अन्य उत्प्रवासी भारतीयों ने आपको कॉमिंटन, रूस का अंतर्राष्ट्रीय सामवादी संगठन के द्वितीय अधिवेशन के पश्चात भारतीय सामवादी पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ICP देखिए ICP का स्थान किया। एम एन राय प्रथम भारतीय जिन्हें कॉमिंटन के नेतृत्व हेतु चुना गया। एम एन राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें कॉमिंटन के नेतृत्व हेतु चुना गया। 1924 में कई सामवादी यथा S. A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को कानपुर बोल्शेविक संयुक्त केस में कारावास सजा सुनाई गई। 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर के संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1929 में सरकार ने 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया। गिरफ्तार किए गए लोगों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता था। 3 ब्रिटिश सामवादी फिलिप स्प्रेट, ब्रेन बेंडे और लेस्टर हचिनसन सम्मिलित थे। सरकार का मुख्य उद्देश्य यूनियन आंदोलन को समाप्त करना था, साम्यवादियों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग करना था। पूरे राष्ट्र में कृषक एवं मजदूर संगठन ने एकजुट होकर प्रयास किया था, मार्क्सवादी तथा साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। 1928 में देखिए क्या, 1928 में सभी कृषक एवं मजदूर संगठनों को मिलाकर एक नया संगठन बनाया गया था। इसका नाम अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी रखा गया। इस पार्टी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया था। देश के विभिन्न स्थानों में इसकी शाखाएं खोली गई। सभी सामवादियों को इनका सदस्य बनाया गया। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत काम करते हुए इसे अधिक क्रांतिकारी रुझानवादी तथा जनसम्मान की पार्टी बनाया था। साथ ही वर्ग संगठनों में स्वतंत्र रूप से किसानों और मजदूरों को सम्मिलित कर स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्पश्चात भारत को समाजवाद के लक्ष्य तक पहुंचाना था।
देखिए यहाँ पर भारतीय युवाओं की सक्रियता देखिए, भारतीय युवाओं की सक्रियता देखिए यहाँ पर क्या भारतीय युवाओं की सक्रियता पूरे भारत में युवा संगठन स्थापित किए गए थे। युवाओं के सैकड़ों अधिवेशन संपन्न हुए। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन को संबोधित किया। किसानों के प्रदर्शन देखिए यहाँ पर क्या मध्य प्रांत में किसानों ने काश्तकारी नियमों में संशोधन, भू राजस्व में कमी, बेदखली के विरुद्ध सड़क संचार, ऋणग्रस्तता से बचाव जैसे मुद्दे को लेकर उग्र प्रदर्शन किए। आंध्र में रामपाल क्षेत्र, राजस्थान, बम्बई तथा मद्रास के काश्तकारों ने भी इसी तरह के प्रदर्शन किए। गुजरात के बारडोली में 1928 में किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। व्यापार संघ का विकास देखिए यहाँ पर भारत में व्यापार संघ आंदोलन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट का नेतृत्व 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस इंटक में किया। आपको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष, दीवान चमन लाल इसके प्रथम सचिव थे। फिर बाल गंगाधर तिलक, इंटक जो है वही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का शॉर्ट फॉर्म हुआ इंटक। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1920 के दशक में इंटक के नेतृत्व में अनेक कारखानों में हड़ताल आयोजित की गई, जिनमें खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, टाटा आयरन एवं स्टील फैक्ट्री जमशेदपुर, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स। इस मिल की हड़ताल में 1,50,000 श्रमिकों ने लगभग 5 महीने तक मिल में हड़ताल जारी रखी। बकिंघम कर्नाटक मिल की हड़ताल प्रमुख थी। 1928 में देश भर में आयोजित विभिन्न हड़तालों में लगभग 5 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में मनाया गया। जातीय आंदोलन देखिए क्या पूर्ववर्ती शोषण, जातीय आंदोलन यहाँ देखिए पूर्ववर्ती शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध भारतीय समाज में विभिन्न जातीय आंदोलन एक बार पुनः गति पकड़ने लगे। हालांकि इन आंदोलनों की प्रकृति विभाजनकारी, संकीर्ण एवं मौलिक थी। देखिए इनमें निम्न आंदोलन सम्मिलित थे। मद्रास में जस्टिस पार्टी का आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन 1925, यह आंदोलन मद्रास के E.P. रामास्वामी नायकर पिल्लाई के नेतृत्व में चलाया गया। सतारा महाराष्ट्र में आपको सत्यशोधक कार्यकर्ताओं का आंदोलन, भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन। महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में महारो का आंदोलन। देखिए केरल में केशवन के नेतृत्व में सिद्धांतवादी झरझाओं का आंदोलन। समाज स्थिति में सुधार हेतु बिहारों में यादवों का आंदोलन। पंजाब में फजल ए हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का आंदोलन। क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवाद की ओर झुकाव। अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की रणनीति असंतुष्ट युवाओं का झुकाव धीरे धीरे समाजवाद की ओर होने लगा। स्वराज्यों एवं परिवर्तन विरोधियों के कार्यक्रम से भी ये संतुष्ट नहीं हो सके, फलतः यह समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर इस ओर आकृष्ट होने लगे। इसके परिणामस्वरूप क्रांतिकारी आतंकवाद की 2 धाराएं विकसित हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पंजाब उत्तर प्रदेश में, बिहार में युगांतर अनुशीलन समिति तथा कालांतर में बंगाल में सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह समूह। फिर 19वीं शताब्दी दूसरे और तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां देखिए। असहयोग आंदोलन के पश्चात लोग क्रांतिकारी गतिविधियों को आकर्षित हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद का निर्ममता से दमन किया गया। अनेक क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, कई जेल में डाल दिए गए, कई इधर उधर बिखर गए। 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों को आम माफी देकर रिहा कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार मॉन्टेग्यू चेंज को सुधारों को लागू करने के देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती थी। ये शीघ्र ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात गांधी जी C.R. दास अन्य नेताओं की अपील पर जेल से रिहा क्रांतिकारियों में से अधिकांश असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। अन्य अहिंसक असहयोग आंदोलन को समर्थन देने की निमित्त आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन गांधी जी असहयोग आंदोलन एकाएक स्थगित कर दिए जाने के कारण इनमें से अनेक अत्यधिक असंतुष्ट हो गए। जन आंदोलन की आंधी में सब कुछ छोड़कर असहयोग आंदोलन से जुड़ जाने के कारण वे महसूस करने लगे कि उनके साथ विश्वासघात किया गया।
हाँ, इनके देखिए इनमें से अधिकांश राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति अहिंसा के सिद्धांत पर पश्चिम लगाना प्रारंभ कर दिया था, किसी विकल्प की तलाश करने लगे। स्वराज्यों के संसदीय संघर्ष और परिवर्तन विरोधी नो चेंजर्स के रचनात्मक कार्य भी इन युवाओं को आकृष्ट नहीं कर सके। इनमें से अधिकांश इस बात पर विश्वास करने लगे कि सिर्फ हिंसात्मक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इस पर क्रांतिकारी आतंकवाद पुनर्जीवित हो उठा। क्रांतिकारी आतंकवाद विचारधारा के सभी प्रमुख नेताओं ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए इनमें योगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा, जयदेव कपूर, देखिए जयदेव कपूर एवं जतिन दास के नाम सबसे प्रमुख हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे इस काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की दो विभिन्न धाराएं विकसित हुई। एक पंजाब उत्तर प्रदेश तथा बिहार में तथा दूसरी बंगाल में। प्रमुख प्रभावकारी कारक देखिए यहाँ पे युद्ध के पश्चात मजदूर तथा श्रमिक संघवाद का उदय। क्रांतिकारी नए उभरते हुए वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाना चाहते थे। 1917 की रूसी क्रांति युवा सोवियत राज्य का गठन। देखिए तीसरा को देखिए नए साम्यवादी समूह का उदय, मार्क्सवाद, समाजवाद एवं दरिद्रतम श्रमिक वर्ग के हितों के पक्षधर थे। चौथा क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें, पत्र पत्रिका, इनमें विभिन्न क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान का गुणगान किया गया। इनमें आत्मशक्ति, सारथी एवं बिजली का नाम उल्लेखनीय। ये सब आत्मशक्ति, सारथी एवं बिजली जो पत्र पत्रिकाएं हैं। उपन्यास में पुस्तक में क्या सचिन सन्याल की बंदी जीवनता, शरद चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पावेल दावी प्रमुख थी। बाद में अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण सरकार ने पावेल दावी प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो बंदी जीवन जो आपको बंदी जीवन और यहाँ पर आपको पाथिर दावी जो है वो आपको उपन्यास में पुस्तकें हैं। अब के पंजाब उत्तर प्रदेश में बिहार इस क्षेत्र में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों का संचार मुख्य रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी ने किया। कांतम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई थी। कानपुर में क्रांतिकारी युवकों के एक अधिवेशन में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्रनाथ सान्याल ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को खाट फेंकना तथा संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना था, जिसका मुख्य आधार व्यक्ति मताधिकार हो। अब कावेरी कानून अगस्त 1925 के बारे में देखिए यहाँ पर काकोरी कांड अगस्त 1925। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी कांड अगस्त 1925। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य आपको काकोरी डकैती था। काकोरी डकैती था। अगस्त 1925 आपको 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया। सरकार इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकाबला चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र राही तथा रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। चारों को आजीवन कारावास से देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। काकोरी षड्यंत्र कांड से उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को एक बड़ा आघात हो लगा, लेकिन इसने क्रांतिकारी आतंकवाद का पूर्णतः दमन नहीं हो सका। काकोरी षड्यंत्र केस इसमें काकोरी षड्यंत्र केस देखिए यहाँ पर क्या कि काकोरी षड्यंत्र केस से उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को एक बड़ा आघात लगा, लेकिन इससे क्रांतिकारी आतंकवाद का पूर्णतः दमन नहीं हो सका। फिर काकोरी षड्यंत्र केस से क्रांतिकारी और भड़क उठे था। कई और युवा क्रांतिकारी संघर्ष के तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश में शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा तथा पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव भगवती चरण बोहरा ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्संगठित करने का काम प्रारंभ कर दिया। इन युवा क्रांतिकारियों पर धीरे धीरे समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भी पड़ने लगा। दिसंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई।
जी देखिए, जिसमें युवा क्रांतिकारियों ने सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार था, समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम बदल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रख दिया गया। देखिए, सांडर्स हत्याकांड या लाहौर दिसंबर 1928। देखिए, धीरे धीरे जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी विध्वंस एवं क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर होते जा रहे थे, तो उसी समय नवंबर 1928 में शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से हुई मृत्यु से वे पुनः भड़क उठे। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के भारत दौरे का विरोध करने हेतु एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व आपको लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाहौर में सहायक पुलिस के कप्तान सैंडर्स ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। इसके परिणामस्वरूप लाला लाजपत राय को संघातिक चोट लगी था। 15 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 3 प्रमुख सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत के लिए सैंडर्स को दोषी मानते हुए 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या को इन शब्दों में द्वारा न्यायोचित करार दिया गया: देश के करोड़ों लोगों के सम्मान नेता की एक देश के करोड़ों लोगों के सम्मान नेता की एक साधारण पुलिस अधिकारी के क्रूर हाथों द्वारा की गई हत्या राष्ट्र का घोर अपमान है। देखिए यहाँ पर क्या, देश के करोड़ों लोगों के सम्मान नेता की एक साधारण पुलिस अधिकारी के क्रूर हाथों द्वारा की गई हत्या राष्ट्र का घोर अपमान है। भारत के देशभक्त युवाओं का कर्तव्य है कि वे इस कायरतापूर्ण हत्या को बदला ले। हमें सैंडर्स की हत्या का अफसोस है, किंतु वह उस अमानवीय व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, केंद्रीय विधानसभा में आपको बम विस्फोट अप्रैल 1929। देखिए, इसके पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेतृत्व में जनता को समझाने का निर्णय किया गया कि उसका उद्देश्य अपरिवर्तित हो गया था। वह जन क्रांति में विश्वास रखता है। इसी समय ब्रिटिश सरकार भारतीय विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ट्रेड डिस्प्यूट बिल था रिपब्लिक सब्सिडी बिल पास करने की योजना बना रही थी। इसके प्रति विरोध प्रदर्शित करते हुए भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा बम फेंकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या कराना नहीं, अपितु सरकार को विरोध से अवगत कराना था, बाहरी को सुनाना था। इसलिए जानबूझकर मामूली बम बनाया गया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा कक्ष में खाली बेंचों इस बम को फेंका। बम फेंकने का मुख्य उद्देश्य अपनी गिरफ्तारी देकर अदालत को अपनी विचारधारा के प्रचार का माध्यम बनाना था, जिससे जनता उनके विचारधारा राजनीतिक दर्शन से परिचित हो सके। बम फेंकने के उपरांत मच्छी भगदड़ में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त आसानी से भाग सकते थे, किंतु इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह द बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर स्वयं को गिरफ्तार कराया था क्योंकि वे जनता को यह संदेश देना चाहते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों की सजा क्रांतिकारी स्वयं भुगतने को तैयार है। क्योंकि उस समय जनता में यह धारणा बनती जा रही थी कि आतंकवादी गतिविधियों पर क्रांतिकारी बचकर निकल जाते था, सरकारी दमन की सजा जनता को भुगतनी पड़ती है। सरकार ने चंद्रशेखर आजाद के अतिरिक्त सभी प्रमुख क्रांतिकारी को पकड़ लिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अन्य क्रांतिकारियों को कई सजाएं हो गई जेल में। इन क्रांतिकारियों ने जेल के अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध में भूख हड़ताल कर मांग की राजनीतिक बंदियों के साथ हिरासत के दौरान न्यायोचित व्यवहार किया जाए। देखिए यहाँ पर क्या, जतीन दास पहले शहीद बने। जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने इन युवा क्रांतिकारियों का जोरदार समर्थन किया। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई था। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस खबर से पूरा देश स्तब्ध रह गया। हर जुबान पर भगत सिंह का नाम आ गया। पूरे राष्ट्र इन महान देशभक्तों की कुर्बानी को सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई की संज्ञा दी। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया। 1930 में पंजाब में उत्तर प्रदेश में अनेक आतंकवादी घटनाएं हुई। अकेले पंजाब में एक वर्ष में आतंकवाद की 26 घटनाएं दर्ज की गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने क्रांतिकारी साथियों से मिले, जिसकी सूचना ब्रिटिश पुलिस को मिल गई। पुलिस ने पार्क को घेर लिया और आजाद को आत्मसमर्पण करने का कहा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने घेरा देखकर और बचने का कोई रास्ता न होने पर स्वयं को गोली मार ली और अपनी उस शपथ को अक्षुण्ण रखा कि ब्रिटिश सरकार के हाथों जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे।
देखिए बंगाल में देखिए यहाँ पर 1920 के देखिए 1920 के दशक में कई क्रांतिकारी समूह को 1920 के दशक में कई क्रांतिकारी समूह को पुनर्गठित किया गया। इन्होंने अपनी देखिए इन्होंने अपनी गतिविधियां पुनः प्रारंभ कर देता भूमिगत कार्रवाइयां करने लगे। कई अन्य समूह कांग्रेस के अधीन ही कार्य करते रहे। इस प्रकार उन्होंने जनता में अपनी पेठ देखिए इस प्रकार उन्होंने जनता में अपनी पैठ और इस प्रकार उन्होंने जनता में अपनी पैठ और व्यापक की इस प्रकार उन्होंने जनता में अपनी पैठ और व्यापक की तरह कांग्रेस को सांगठनिक आधार प्रदान किया। कसूता गांव में C.R. दास के स्वराजवादी कार्यक्रम में इन युवा क्रांतिकारी ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा उसे व्यापक सहयोग प्रदान किया। 1925 C.R. दास की मृत्यु के पश्चात बंगाल में कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई। एक धड़े का नेतृत्व अनुसरण समिति से संबंध GM सेनगुप्ता ने किया, जबकि दूसरे धड़े का नेतृत्व कुछ युगांतर समूह से संबंध सुभाष चंद्र बोस के हाथों में था। इन पुनर्गठित क्रांतिकारी समूह ने कई आतंकवादी गतिविधियां संपन्न की। 1924 में कलकत्ता के बदनाम पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की गोपीनाथ शाह ने हत्या करने की चेष्टा की। इसके पहले सरकार ने कड़ाई से क्रांतिकारी को कुचलना प्रारंभ कर दिया। सुभाष चंद्र बोस सहित अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए तथा गोपीनाथ शाह को फांसी चढ़ा दिया गया। सरकारी दमन आपसी फूट के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, किंतु शीघ्र ही प्रमुख क्रांतिकारी पुनः सक्रिय हो गए था। उन्होंने नए विद्रोही संगठनों की स्थापना करी। इन पुनर्गठित एवं नवगठित क्रांतिकारी समूहों ने भी अनेक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। देखिए इन नए विद्रोही संगठनों में सबसे सक्रिय संगठन था चटगांव क्रांतिकारी गुट, जिसके नेता सूर्यसेन थे। चटगांव शस्त्रागार लूट अप्रैल 1930 में सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई था। चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर लेते। लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा के नाम से पुकारते थे। क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न होने के कारण 1926-1928 तक उन्हें 2 साल की सजा हुई। जेल से रिहा होने के पश्चात वे कांग्रेस में काम कर रहे थे। जब वे चटगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव थे, वे कहा करते थे सहृदयता क्रांतिकारी विशेष गुण है। सहृदयता क्रांतिकारी का विशेष गुण है। सहृदयता क्रांतिकारियों का विशेष गुण है। सूर्यसेन मुद्दुभाषी देखिए सूर्यसेन मुद्दुभाषी शांत लगनशील व्यक्ति थे। सूर्यसेन आपको मुद्दुभाषी शांत लगनशील व्यक्ति थे। कविताओं से उन्हें बहुत लगाव था। रविन्द्रनाथ टैगोर तक काजी नजरुल इस्लाम के वे बहुत बड़े प्रशंसक थे। सूर्यसेन अपने सहयोगी अनंत सिंह, गणेश घोष तथा लोकीनाथ बाउल के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह से शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। विद्रोह की प्रस्तावित कार्रवाई में चटगांव के 2 शस्त्रागार पर कब्जा कर युवा क्रांतिकारियों को हथियारबंद करने के निमित्त हथियारों को लूटना, नगर की टेलीफोन और टेलीग्राफ संचार व्यवस्था को नष्ट करना था। चटगांव और शेष बंगाल के बीच रेल संपर्क को भंग करना था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के तहत 65 युवा क्रांतिकारियों द्वारा अप्रैल 1930 में शस्त्रागारों पर धावा बोल दिया गया। पुलिस शस्त्रागार पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया गया। सूर्यसेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय झंडा फहराया। क्रांतिकारी युवकों ने उन्हें सलामी दी तथा काम चलाओ क्रांतिकारी सूर्यसेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय झंडा एक मिनट फिर देखे। 65 युवा क्रांतिकारियों द्वारा अप्रैल 1930 में शस्त्रागारों पर धावा बोल दिया। पुलिस शस्त्रागार पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया गया। सूर्यसेन ने आपको शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय झंडा फहराया। क्रांतिकारी युवकों ने सलामी तथा काम चलाओ क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा की गई। बाद में ये समीपवर्ती गांवों में फैल गया था। सरकारी दफ्तरों एवं सरकारी संपत्ति पर छापे मारे। फिर किंतु सिंह सेना चटगांव पहुंच गया। उसने मोर्चा संभाल लिया। सेना तथा क्रांतिकारी में सशस्त्र संघर्ष हुआ। कई युवा क्रांतिकारी बहुत बहादुरपूर्वक संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। फरवरी 1933 में सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया था। जनवरी 1934 उन्हें फांसी लटका दिया गया। किंतु चटगांव कांड से जनता अत्यंत प्रभावित हुई। इस घटना से क्रांतिकारी विचारों वाले युवकों का उत्साह बहुत बढ़ गया था। बड़ी तादाद में युवक विभिन्न आतंकवादी गुटों में शामिल होने लगे। 1930 में क्रांतिकारी गतिविधियों में पुनः जोर पकड़ा और यह क्रम 1932 तक चलता रहा। फिर देखो कुछ सरकार की प्रतिक्रिया देखिए। शस्त्रागार लूट से सरकार तो पहले तो घबराई, लेकिन बाद में बर्बर दमन पर उतर आई। सरकार ने 20 दमनकारी कानून जारी किया था। क्रांतिकारियों को कुचलने हेतु पुलिस को पूरी छूट दे दी। चटगांव में
चटगांव पुलिस ने चटगांव पुलिस ने अनेक गाँव को जलाकर भस्म कर दिया था, अनेक ग्रामीणों पर भारी जुर्माना लगाया। देशद्रोह के आरोप 1933 में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें 2 वर्ष की सजा दी गई। उन पर समाजवाद तथा पुलिस के दमन की निंदा करने तथा क्रांतिकारी युवकों के साहस और वीरता की प्रशंसा करने का आरोप था। आदि क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन देखिए, भगत सिंह उनके क्रांतिकारी सहयोगी ने पहली बार क्रांतिकारी संघर्ष के तरीके एवं क्रांति लक्ष्य के रूप में क्रांतिकारियों के समक्ष क्रांतिकारी दर्शन को प्रस्तुत किया। वैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भीतर काफी समय से इस मुद्दे पर विचार मंथन चल रहा था। अक्टूबर 1924 में HRA के संस्थापक परिषद ने जनता को सामाजिक क्रांतिकारी और सामाजिक सिद्धांतों की शिक्षा देने तथा उनका प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया। 1925 अपने घोषणा पत्र में इसने कहा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य उन तमाम व्यवस्थाओं का उन्मूलन करना है जिनके तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। देखिए HRA, देखिए यहाँ पर HRA के मुख्य अंग क्रांतिकारियों ने रेलवे तथा परिवहन के अन्य साधनों तथा इस्पात और जहाज जैसे निर्माण जैसे बड़े उद्योग राष्ट्रीयकरण का भी प्रस्ताव रखा। HRA ने किसानों और मजदूरों का संगठन बनाया तथा संगठित हथियारबंद क्रांति के लिए काम करने का निर्णय किया। अपने अंतिम वर्षों के दौरान 1920 के दशक के ये क्रांतिकारी को विनाशकारी तथा व्यक्तिगत आतंकवादी गतिविधियों से दूर होने लगे तथा उनका झुकाव राजनीतिक जन आंदोलन की तरफ होने लगा। अब अपनी हिरासत की अवधि में राम प्रसाद बिस्मिल ने युवकों से अपील की कि वे पिस्तौल और रिवॉल्वर का साथ छोड़ दे, क्रांतिकारी षड्यंत्रों में हिस्सा न ले और खुला आंदोलन चलाए। उन्होंने युवकों से हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने तथा सभी राजनीतिक दलों से कांग्रेस के नेतृत्व में एक होने की भी अपील की। बिस्मिल ने सामवाद में अपनी आस्था व्यक्त की था। इस सिद्धांत का समर्थन किया कि प्रकृति की संपदा प्रत्येक इंसान बराबर का अधिकार है। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसफी ऑफ द बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। अब क्या चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसफी ऑफ द बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। इसमें क्रांतिकारियों की ओर से जारी वह दस्तावेज या बयान था जो उन्होंने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने हेतु जारी किया था। देखिए यहाँ तक कि अपनी गिरफ्तारी से पहले भगत सिंह का उग्रवाद तथा व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाइयों से विश्वास उठ चुका था तब वे मार्क्सवाद विश्वास करने लगे थे। उनका मानना कि व्यापक जन आंदोलन ही सफल क्रांति लाने का एकमात्र तरीका है। दूसरे शब्दों क्रांति का तात्पर्य है जनता के द्वारा जनता के लिए। इसी उद्देश्य से भगत सिंह 1926 में पंजाब में क्रांतिकारियों को खुले संगठन भारत नौजवान सभा के गठन में महत्वपूर्ण योगदान सहयोग प्रदान किया। इसके गठन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। भगत सिंह इस सभा के संस्थापक महामंत्री थे। भारत नौजवान सभा का उद्देश्य युवक मजदूर तथा किसानों के मध्य राजनीतिक कार्य करना, उन्हें संगठित करना था, गाँवों में सभा की शाखाएं खोलना था। भगत सिंह तथा सुखदेव ने छात्रों के मध्य खुले तौर पर संवैधानिक कार्य करने हेतु लाहौर छात्र संघ का भी गठन किया। भगत सिंह तथा उनके कॉमरेड साथियों ने यह भी महसूस किया कि क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में समाज के दलित, शोषित एवं गरीब तबके के जन आंदोलन के विकास। भगत सिंह कहा करते थे कि गाँव एवं कारखाने ही वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं। भगत सिंह कहा करते थे गाँव एवं कारखाने ही वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं। किंतु प्रश्न उठता कि फिर क्रांतिकारी व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाइयाँ क्यों करते थे। इसके दो कारण थे। पत्र उनके विचारों का लगातार तीव्र परिवर्तन, अतीत उनके वर्तमान एक हिस्सा था जो उपलब्धि दशकों में हासिल हो सकती थी, उसे वे थोड़े ही वर्षों में हासिल करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त नई विचारधारा की जन सामान्य प्रभावी पैठ एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। दूसरा, ये लोग इस उलझन में थे कि जनता को प्रभावित करने उतारने तथा नए समर्पित कार्यकर्ताओं को भर्ती करने का कौन सा तरीका अपनाया जाए। वे अपनी गतिविधियों को कांग्रेस की धीमी बौद्धिक एवं राजनीतिक गतिविधियों से तेज भी करना चाहते थे। भी करना चाहते थे। अतः इन्हीं सब कारणों से अंत उन्होंने यह निष्कर्ष किया कि बलिदान देकर युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उनका मानना था कुछ चमत्कारिक एवं बहादुरीपूर्वक कार्रवाइयाँ उनके पश्चात अदालतों को माध्यम बनाकर अपने सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाकर समर्पित कैडरों को तैयार किया जा सकता है। क्रांतिक पुनर्व्याख्या की बात करते हैं।
क्रांति की देखिए क्रांति की पुनर्व्याख्या की बात हम करते हैं। क्रांति की पुनर्व्याख्या की बात करते हैं यहाँ पर कि क्रांति की पुनर्व्याख्या भगत सिंह देखिए भगत सिंह उनके काम भगत सिंह उनके उनके कामरेड साथियों ने क्रांति को व्यापक ढंग से परिभाषित किया। अब क्रांति का तात्पर्य हिंसा या लड़ाकूपन ही नहीं था। इसका पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थापना के लिए समाजवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी से देखिए समाजवादी समाज का तात्पर्य ऐसे समाज से था जहाँ व्यक्ति और व्यक्ति का शोषण ना हो। असेंबली बम कांड में भगत सिंह ने अदालत में कहा था क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं है। व्यक्तिगत बैर के लिए भी उसमें कोई जगह नहीं है। यह पिस्तौल और बम की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा आशय है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भगत सिंह का मकसद था समाजवाद के संबंध में मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा था किसानों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से मुक्ति नहीं पानी है बल्कि उन्हें पूंजीपतियों और जमींदारों के चंगुल से मुक्त होना है। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। इस बात का कोई विशेष मतलब नहीं है कि शोषणकर्ता अंग्रेजी पूंजीपति है या भारतीय अंग्रेजों का गठबंधन है या पूरी तरह भारतीय है या पूरी तरह उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया जिसका अर्थ था पूंजीवाद था वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह अंत। भगत सिंह एक जागरूक तथा धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। नौजवान भारत सभा के 6 नियमों में से जिनमें से भगत सिंह बनाया था 2 के अनुसार इस सभा के सदस्य किसी एक संस्था संगठन या पार्टी से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। इस सभा के सदस्य किसी ऐसी संस्था संगठन या पार्टी से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिकता का प्रचार करते हो। साथ ही वे धर्म को जनता का व्यक्तिगत मामला मानते हुए जनता के मध्य सहनशीलता की भावना पैदा करने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह ने जनता को अंधविश्वास और धर्म की जकड़न से मुक्त करने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने धर्म एवं धार्मिक दर्शन की भी आलोचना की तथा नास्तिकता का मार्ग अपनाया। भगवान के अस्तित्व में भी उनकी आस्था खत्म हो गई। देखिए भगवान के अस्तित्व में भी उनकी आस्था खत्म हो गई। उन्होंने घोषित किया कि प्रगति के संघर्षरत प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही पड़ेगी तथा रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देनी ही पड़ेगी। प्रचलित मान्यताओं की प्रत्येक व्यवस्था को प्रासंगिकता एवं सत्यता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। अब यहाँ पर क्या बंगाल में नई क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषताएं देखिए यहाँ पर क्या इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसमें बड़े पैमाने पर युवतियों की भागीदारी थी। बंगाल में नए क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषताएं देखिए इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसमें बड़े पैमाने पर युवतियों की भागीदारी थी। सूर्य सेन के नेतृत्व में ये महिलाएं क्रांतिकारियों को शरण देने संदेश पहुंचाने तथा बंदूक लेकर लड़ने का काम करती थी। इस काल में बंगाल की प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में आपको महिला क्रांतिकारियों को प्रीति जान हो जाएगा शुरू आपको क्या महिला क्रांतिकारियों में प्रीतिलता वारेदार जिन्होंने पहाड़ चटगांव के लेवी इंस्टीट्यूट में छापा मारे और शहीद हो गई तथा कल्पना दत्त जिन्हें गिरफ्तार कर सूर्य सेन के साथ आजीवन कारावास से दी गई सबसे प्रमुख थी। देखिए यहाँ पर क्या कि दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 स्कूली छात्राओं सुनीति चौधरी और शांति घोष ने एक जिलाधिकारी गोली मार हत्या कर दी। फरवरी 1932 में मीना दास उपाधि वितरण हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह में गवर्नर प्रणदीप से गोली चलाई। इस समय व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाई के स्थान पर उपनिवेशी शासन के महत्वपूर्ण अंगों पर सामूहिक हमलों को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसका उद्देश्य युवाओं के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना था, नौकरशाही का मनोबल कम करना था। क्रांतिकारियों की हिंदू धर्म परंपरा अब कम होने लगी था। उन्होंने धर्म के नाम पर देखिए आप इस समय व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाई के स्थान पर उपनिवेशी शासन के महत्वपूर्ण अंगों पर सामूहिक हमले को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसका उद्देश्य युवाओं के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना था, नौकरशाही का मनोबल कम करना था। क्रांतिकारियों की हिंदू धर्म परायणता अब कम होने लगी था। उन्होंने धर्म के नाम पर शपथ लेना बंद कर दिया। मुसलमानों को भी क्रांतिकारी संगठनों में प्रवेश कर दिया जाने लगा। चटगांव की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA में अनेक मुसलमान थे जैसे सत्तार, फकीर अहमद मियाँ, मीर अहमद, तुन्नू मियाँ इत्यादि। इनमें कुछ कमियां भी थी। आंदोलन में कुछ विवादास्पद तत्व थे।
ये देखिए यहाँ पे ये संगठन सामाजिक रूढ़िवादी, देखिए ये संगठन सामाजिक है, ये संगठन सामाजिक है, ये संगठन सामाजिक रूढ़िवादी तत्वों से बिल्कुल मुक्त नहीं थे, बिल्कुल मुक्त नहीं थे। देखिए ये संगठन सामाजिक रूढ़िवादी तत्वों से बिल्कुल मुक्त नहीं थे। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये संगठन सामाजिक रूढ़िवादी तत्वों से बिल्कुल मुक्त नहीं थे। वे देखिए ये व्यापक सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने में असफल है। स्वराज पार्टी से आए क्रांतिकारियों ने तो जमींदारों के विरुद्ध मुसलमान कृषक मजदूरों के संघर्ष का समर्थन तक नहीं किया। देखिए यहाँ पर सारांश क्या था, देखिए स्वराजवादी एवं अपरिवर्तनवादी बात करते हैं। गांधी तो आपको आंदोलन वापस ले लिए जाने के पश्चात स्वराजवादी व्यवस्थापिकाओं प्रवेश के पक्षधर थे। इनका मत था कि व्यवस्थापिकाओं में प्रवेश कर वे सरकारी मशीनरी को अवरुद्ध कर देंगे तथा भारतीय हितों की वकालत करेंगे। अपरिवर्तनकारी संक्रमणकारी और रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाए जाने के पक्षधर थे। 1920 के दशक में नई शक्तियों का अभ्युदय हुआ। पहला, मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारों का प्रसार और भारतीय युवा वर्ग का सक्रिय होना। तीसरा, मजदूर संघों का विकास, कृषकों के प्रदर्शन, जातीय आंदोलन, क्रांतिकारी आतंकवाद का समाजवाद की ओर झुकाव। फिर आगे यहाँ पर है, देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एवं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियाँ। स्थापना 1924 में, आपको इसका वकाकुल रखे 1925 में, पुनः संगठित 1928, सेंडर्स कहते हैं 1928 से, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट 1929, वायसराय की ट्रेन को जलाने का प्रयास 1929, पुलिस मुठभेड़ चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 1931, भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी 1931, क्रांति पुनर्व्याख्या, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर की हत्या का प्रयास 1924, सुरेश चटगांव विद्रोही संगठन चटगांव को डकैती 1930। देखिए यहाँ पर क्या है कि साइमन कमीशन, अब अध्याय 18 देखिए साइमन कमीशन का विरोध। यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन का जो विरोध है, देखिए यहाँ पर भारतीय विधिक अध्याय 18 देखिए यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध देखिए। भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति देखिए यहाँ पर। और वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग, जिसका नाम को भारतीय विधिक आयोग था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। सभी 7 सदस्य श्वेत थे, अर्थात अंग्रेजों के थे। कालांतर में आपको सर जॉन साइमन के कारण से साइमन आयोग के नाम से जाना जाने लगा। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात रिपोर्ट देनी थी कि भारत उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है तथा भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है। यद्यपि संवैधानिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम 1929 में उठाया जाना था, किंतु ब्रिटेन की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से भयभीत थी तथा ब्रिटेन के सर्वाधिक बहुमूल्य उपनिवेश के भविष्य के प्रश्न को समझता सत्तारूढ़ होने वाली लेबर पार्टी के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी दल के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिल्कन हेड का मानना था कि भारत के लोग देखिए यहाँ पर क्या भारत के लोग संवैधानिक सुधारों हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम नहीं है। देखिए फलत इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियाँ प्रस्तुत की उन्हें 1930 में प्रकाशित किया गया और उनमें सुझाव दिया गया कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में आपको उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। देखिए दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। देखिए इनमें संघीय भावना होता, इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाए। देखिए केंद्र में उत्तरदायी सरकार गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। अब देखिए भारतीय प्रतिक्रिया की बात यहाँ पर की गई कि भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित जनारोष पैदा हो गया। भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण किसी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना, तब भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। चूंकि भारतवासी समझते थे कि भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए, अतः कमीशन में किसी भारतीय सदस्य को न लिए जाने से उन्होंने अनुमान लगाया कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन के योग्य नहीं समझते हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखिए। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय किया। इस बीच नेहरू के प्रयासों से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई। जबकि पंजाब में संघवादियों यूनियनिस्ट तथा दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय किया।
देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जन जन आपको देखिए जन्म प्रतिक्रिया देखिए यहाँ पर क्या जन्म प्रतिक्रिया देखिए जन्म प्रतिक्रिया देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इसके बाद पहुंचते ही देश के सभी प्रमुख नगरों में हड़तालों एवं जुलूसों का आयोजन किया। जहाँ कहीं भी कमीशन गया उसका स्वागत कार्य झंडू तथा साइमन गो बैक के नारों से किया गया। यह नारा आपको लाला लाजपत राय ने दिया था। केंद्रीय विधानसभाओं ने भी साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। साइमन कमीशन के विरुद्ध आपको जनारोष का सबसे प्रमुख तथ्य यह था कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेता पहली बार राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त किया गया। युवाओं ने कमीशन के विरुद्ध किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई, उसे क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। युवाओं की समितियां एवं सभाएं विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रही। इसी चरण में आपको जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस प्रमुख युवा राष्ट्रवादियों के रूप में उभरे। इन दोनों युवा राष्ट्रवादियों ने विभिन्न स्थानों के दौरे किए तथा विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। युवाओं में विरोध प्रदर्शन की चेतना उभरने से मौलिक समाजवादी विचारों का अंकुरण एवं विकास को उर्वर भूमि। देखिए क्या युवाओं में विरोध प्रदर्शन की चेतना उभरने से मौलिक समाजवादी विचारों के अंकुरण एवं विकास को उर्वर भूमि प्राप्त हुई, जिसका प्रभाव को पंजाब नौजवान सभा, मजदूर एवं किसान दल तथा हिंदुस्तानी सेवा समिति, कर्नाटक जैसे संगठनों में परिलक्षित हुआ। अब ये पुलिस खत्म देखिए, पुलिस ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों पर दमन का चक्र चलाया तथा कई स्थानों पर उसने लाठी बरसाया। यहाँ तक उसने वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा। जब जवाहरलाल नेहरू तथा जीबी पंत को लखनऊ में बुरी तरह पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर लाला लाजपत राय पर लाठियों से घातक प्रहार किए गए। वे बुरी तरह जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। अब साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव देखिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव देखिए यहाँ पर भारतीय राजनीतिक साइमन कमीशन नियुक्ति के प्रभाव को मुख्य दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला देखिए कि इनमें इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को जो पूर्ण स्वराज के साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी और उत्तेजित कर दिया। इसने लॉर्ड बिरकन हेड की इस चुनौती को कि भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाएं, मुंह तो जवाब दिया। देखिए इससे भारतीयों की इस अवसर पर असाधारण एकता प्रदर्शित हुई। वस्तुतः साइमन आयोग की घोषणा का भारतीय राजनीति पर दोहरा और कुछ परस्पर विरोधी प्रभाव पर इस जानबूझकर किए गए अपमान से सभी आहत हुए। देखिए संप्रभु जैसे जैसे उदारवादी राजनीति और जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमान नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर डोमिनियन स्टेटस का संविधान बनाने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक मतभेद 1928 के अंत तक ऐसे उदारवादी समूह संयुक्त मोर्चे को तोड़ दिया। लेकिन उसी समय साइमन आयोग के बहिष्कार का आंदोलन जुझारू शक्तियों की तीव्र विरोधी में सहायक हुआ। यह सत्य न केवल पूर्ण स्वाधीनता की अपितु समाजवादी दिशा में अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की भी मांग कर रही थी। देखिए यहाँ पर क्या ये सत्य न केवल पूर्ण स्वाधीनता की अपितु समाजवादी दिशा में अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की मांग कर रही थी। नेहरू रिपोर्ट देखिए 1928 में तत्कालीन ने भारत सचिव लॉर्ड बिरकन हेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण को चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर फरवरी एवं मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। यह समय पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, देखिए MS मनैनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GI प्रधान, तेज बहादुर संप्रभु, तेज बहादुर संप्रभु उप समिति के अन्य सदस्य थे। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का पहला कदम था। अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के सभी संस्थितियों को एकमत से स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों को एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी कि वह डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा था। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं देखिए यहाँ पर। पहला कि क्या भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिलता, उसका स्थान ब्रिटिश शासन का अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। दूसरा कि आपको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, जो कि अब तक के संवैधानिक सुधारों का आधार था। इसके साथ संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था हो, केंद्र एवं उन राज्यों में जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक में हो, उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में नहीं लागू की जाए जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो, जैसे पंजाब एवं बंगाल में। तीसरा देखिए
तीसरा देखिए आपको भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन देखिए 19 चौथा आपको 19 मौलिक अधिकारों की मांग, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यक्ति मताधिकार जैसे मांगे सम्मिलित थी। आज पांचवा देखिए केंद्र राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। फिर देखिए केंद्र में भारतीय संसदीय व्यवस्थापिका को दो सदन, केंद्र में भारतीय संसदीय व्यवस्थापिका के 2 सदन हो। निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सदस्य संख्या 500। इसके सदस्यों के निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव समिति चुनाव पद्धति से हो। उच्च सदन सीनेट की सदस्य संख्या 200 हो। इसके सदस्यों के निर्वाचन आपको परोक्ष पद्धति से प्रांतीय व्यवस्थापकों द्वारा किया जाए। निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष तथा उससे उच्च सदन का कार्यकाल 7 वर्ष हो। केंद्र सरकार का प्रमुख जनरल हो, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाएगी। गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, जो कि केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रांतीय व्यवस्थापिका का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इसका प्रमुख गवर्नर होगा, जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। छठा देखिए मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों को पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा। सातवां पूर्ण धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना, राजनीति से धर्म का पृथक्करण। आठवां देखिए कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। नौवां देखिए केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए। 10वां देखिए सिंध को बम्बई से एक पृथक प्रांत बनाया जाए। देखिए यहाँ पर क्या साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा नेहरू रिपोर्ट अंतर देखिए। साइमन कमीशन रिपोर्ट का पढ़ा पढ़ने के भारत को औपनिवेशिक स्वराज शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई, जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज अति शीघ्र देने की सिफारिश की गई थी। दूसरा देखिए साइमन कमीशन दूसरा बात यहाँ क्या कि केंद्र प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया, जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या था केंद्र प्रांत उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की गई थी। साइमन कमीशन की तीसरी बात क्या थी, गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। लेकिन नेहरू रिपोर्ट की तीसरी बात क्या थी, गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया गया। और आपको साइमन कमीशन की चौथा बात क्या था, सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई। आपको नेहरू रिपोर्ट चौथा पॉइंट क्या है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की। इसने मुसलमानों की कुछ सीटें आरक्षित करने का भी सुझाव दिया। अब साइमन कमीशन का पांचवा पॉइंट क्या था, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। और नेहरू रिपोर्ट का पांचवा पॉइंट क्या था कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी। अब देखिए साइमन कमीशन का छठा पॉइंट क्या था कि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश नहीं की गई। और नेहरू रिपोर्ट का छठा पॉइंट क्या था, व्यक्ति मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश की गई। आपके साइमन कमीशन का सातवां पॉइंट क्या था कि लोग भारत के प्रतिष्ठा समिति, संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय आदि इत्यादि की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं था। और नेहरू रिपोर्ट का सातवां पॉइंट क्या था कि भारत के उच्चतम न्यायालय, प्रतिष्ठा समिति और संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अब आपको आगे यहाँ देखिए इसका 11वां पॉइंट आपको यहाँ पर है। नेहरू रिपोर्ट का 11वां पॉइंट यहाँ पर क्या है कि देखिए आपको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। 12वां पॉइंट क्या, देशी राज्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार को सुनिश्चित किया जाए। उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए। 13वां क्या, भारत में एक प्रतिष्ठा समिति, उच्चतम न्यायालय और लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। अब कि मुस्लिम एवं हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि प्रारंभिक अवसर पर रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन मुद्दे को लेकर धीरे-धीरे अनेक विवाद उभरने लगे। प्रारंभ 19 दिसंबर देखिए आपको क्या प्रारंभ में आपको क्या देखिए प्रारंभ में दिसंबर 1927 मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लेता एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में सम्मिलित 4 मांगों को उन्होंने संविधान के प्रस्तावित मसौदे में सम्मिलित किए जाने की मांग की। दिसंबर 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। इसे दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा दी गई। इन देखिए 4 मांग इस प्रकार थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति व्यवस्था की जाए जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों को आरक्षित की जाए। केंद्रीय विधानमंडल मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों की जनसंख्या पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित की जाए। सिंध बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए। यद्यपि हिंदू महासभा 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन पंजाब एवं बंगाल के जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों मुसलमानों के सीट आरक्षित किए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। महासभा का मानना था कि देखिए क्या इसमें जो कहा गया कि
इसमें क्या क्या महासभा का मानना था कि इस व्यवस्था से इन प्रांतों की व्यवस्थापिका मुसलमानों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। उसने सभी के समान व्यवस्था किए जाने की मांग भी की, किंतु हिंदू महासभा के इस रवैये से यह मुद्दा अत्यंत जटिल हो गया। हिंदू देखिए दूसरी ओर मुस्लिम लीग प्रांत तथा मुस्लिम बहुत बहुल प्रांत है। दूसरी ओर मुस्लिम लीग प्रांत तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दों पर अड़ी हुई थी। देखिए दूसरी ओर मुस्लिम लीग प्रांत तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण मुद्दे पर अड़ी हुई थी। इस प्रकार दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये का मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट से जुड़े अन्यथा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि आदि मुस्लिम संप्रदायवादियों की मांगे मान ली गई तो हिंदू संप्रदायवादी अपना समर्थन वापस लेंगे तथा यदि हिंदुओं की मांगे मान ली गई तो मुसलमान इस प्रस्ताव को अपने से पृथक कर लेंगे। बाद में नेहरू रिपोर्ट एक समझौतावादी रास्ता अख्तियार करने में प्रावधान किए संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया जाएगा, किंतु मुसलमानों के लिए सीटें उन्हीं स्थानों पर आरक्षित की जाएगी जहां वे अल्पमत में है। दूसरा देखिए डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति के बाद ही सिंध को बम्बई से पृथक किया जाएगा। तीसरा देखिए क्या कि आपको एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अब देखिए जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन देखिए दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में किया गया। इस समय मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन प्रस्तुत किए। पहला देखिए क्या केंद्रीय विधानमंडल में एक तिहाई स्थान मुसलमानों को आरक्षित किए जाएं। और दूसरा व्यक्ति मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब में बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों की सीट आरक्षित की जाए। तीसरा देखिए प्रांतों की अवस्थित शक्तियों की व्यवस्था की जाए। मतदान होने पर सम्मेलन में जिन्ना के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन में अलग हो गए तथा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी एवं आगा खां के धड़े से मिल गए। इसके पश्चात 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्री मांगे पेश की, जिसमें मूलतः नेहरू रिपोर्ट के बारे में उन्होंने अपनी आपत्तियां दोहराई। जिन्ना की 14 सूत्री मांग में प्राधिक क्या संविधान का भावी स्वरूप संघीय तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाए। दूसरा देखिए देश के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों की अनिर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। तीसरा देखिए सभी प्रांतों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाए। चौथा देखिए क्या सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। पांचवा क्या केंद्रीय विधानमंडल मुसलमानों के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किए जाए। छठा देखिए क्या कि सभी संप्रदायों को धर्म पूजा उपासना विश्वास प्रचार शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सभी संप्रदायों को धर्म पूजा उपासना विश्वास प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। आठवां क्या था सिंध को बम्बई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। और नौवां क्या था किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। 10वां क्या सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। 11वां क्या अन्य प्रांतों तक बलूचिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। फिर 12वां क्या सभी प्रांतीय विधानमंडलों में एक तिहाई स्थान मुसलमानों को आरक्षित किया जाए। 13वां क्या संविधान में मुस्लिम धर्म संस्कृति भाषा व्यक्तित्व विधि तथा मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाए। देखिए फिर आपको यहाँ पर क्या देखिए केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। आपको 14वां पॉइंट में था। नेहरू रिपोर्ट के संस्तुतियों से न केवल हिंदू महासभा लीग एवं सिख समुदाय के लोग अप्रसन्न थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला कांग्रेस का युवा वर्ग भी शिक्षित था। कांग्रेस के युवा वर्ग का मानना था कि रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक नकारात्मक कदम है। इसलिए सर्वदलीय सम्मेलन इन्होंने रिपोर्ट के प्रावधान पर आपत्ति जताई। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कर लिया। अब सारांश देखिए क्या इसका साइमन कमीशन को वर्तमान सरकारी व्यवस्था शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थानों के अध्ययनोपरांत ये रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है, भारत तो इसके लिए कहाँ तक तैयार है। भारतीयों को कोई प्रतिनिधि न दिए जाने के कारण भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। नेहरू रिपोर्ट देखिए क्या भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की दिशा में भारतीयों का प्रथम प्रयास है। भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिए जाने की मांग, पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध, अल्पसंख्यकों हेतु पृथक स्थान आरक्षित किए जाने का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग। फिर क्या भाषाई आधार पर प्रांतों गठन की मांग, उन्हें सामूहिक अधिकारों की मांग, केंद्र एवं प्रांतों उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको अध्याय 19 आपको देखिए अध्याय 19 आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज समय देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज समय अध्याय 19 में आपको देखिए इसमें क्या अध्याय 19 आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन आपको है।
देखिए, आप अध्याय 19 से सविनय अवज्ञा आनंद एवं गोलमेज इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे।